नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज मैं आपके थोड़ी टेंशन दूर कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना, तो मुझे बहुत मन में मतलब हंसी भी आती है इस चीज़ की सोच के। किस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि मैम ये सच में एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, मैम ये सच में एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल अगर मैं आपको ये बता देती तो कुछ बच्चे क्लास देखने से पहले ही हट जाते। तो मैंने बताया नहीं। कल जो हमने आपको क्लास दी थी हेल्थ साइंस में, तो वो क्या था, क्लास 8 के प्रश्न थे, ठीक है। और क्लास 8 में जो सरकारी स्कूल में बुक चलती हैं और उस पर सीधे लिखा हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। वहाँ से हम मतलब क्या लिखा है, इस पे लिखा हुआ सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार, तो आप जानते हो इस तरीके की बुक्स जो होती हैं वो एनसीईआरटी वगैरह ही जो है प्रोवाइड कराता है। तो ये सरकारी स्कूल की बुक है और क्लास 7th और 8th की ये बुक्स हैं। 6, 7, 8 तीनों मैंने बुक मंगवाई हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकालने के लिए। लेकिन कल अगर मैं बोल देती तो आप लोग पहले ही हट जाते, अरे 8th क्लास की बुक में क्या दिया होगा ये वो। ऐसा नहीं है। आप जब प्रश्न मतलब इसमें देखोगे, देख तो क्वाशियोरकर और मेरास्मस वगैरह में एनीमिया के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको लगता होगा कि मतलब टीजीटी पीजीटी में कि हमारी कंपटीशन की बुक से आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आयोग प्रश्न बनाता है वो इन्हीं बुक्स में से उठा के बनाता है, क्योंकि क्वाशियोरकर और मेरास्मस से ही इस बुक की स्टार्टिंग हुई है और ये प्रश्न बहुत बनते हैं। तो ये नहीं, इन बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से भी निकलते हैं और आज के प्रश्न भी इसी बुक से लाई हूँ। अब एक चीज़ आप मुझे बताओ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके। आप लोग कहते हो टॉपिक वाइज मैम प्रैक्टिस कराइए, उधर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जो एस्टेट के बच्चे हैं कि मैम हमारे लिए ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आते हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस कराइए। और वाकई में इसमें कुछ इतने इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल वगैरह के प्रश्न दिए हैं जो हमें कॉम्पिटिशन की बुक में नहीं मिलते हैं सच में। तो मैं भी ढूंढती हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है अरे ये चीज़ें यहाँ दी हैं, देखो एग्ज़ाम में आती हैं और कहीं कॉम्पिटिशन की बुक में नहीं अवेलेबल हैं वो चीज़ें। तो मेरा मन चल रहा है कि मैं वो भी प्रश्न करा दूं, क्योंकि एस्टेट के बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं। उधर जैसे ही मैं कोई एक्स्ट्रा वीडियो डालती हूँ तो कुछ बच्चों के कमेंट आ जाते हैं मैम टॉपिक वाइज कराइए। अब मैं इतना कन्फ्यूज हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि अगर ये प्रश्न आप करते हो सारे, वैसे हेल्थ साइंस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 2-3 टॉपिक ऐसे रह गए जिसमें 2-3 प्रश्न निकल रहे हैं। तो मैं चाहूँ कुछ और स्टार्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन वही है कि टॉपिक वाइज जब चलाने का नंबर आ जाता है ना, तो फिर मुझे टेंशन हो जाती है भाई टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि ये छोटी छोटी जो क्लास की बुक हैं इनमें कोई पूरा सब्जेक्ट तो है नहीं। थोड़ा सा हेल्थ साइंस के विषय में दिया है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन के विषय में दिया है, थोड़ा सा जो आपके टेक्सटाइल वगैरह उन ब्रांचेस से दिया है। तो इनसे आप कहो कि बहुत 15-20 वीडियो बनेंगी, सो नहीं बनेंगी। जो 8th क्लास की बुक है इसमें बहुत बनेंगी तो 4 वीडियो बनेंगी, 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं बनने वाली। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं। तो मैं इतना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में अगर आपने स्किप की, कल तो टीकाकरण के ही प्रश्न थे, लेकिन आज के प्रश्न भी ऐसे प्रश्न होंगे जो देखने में बेसिक होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में से जो आंसर निकलेंगे आप कहोगे अरे इसका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारे आंसर पता होना चाहिए। और ये कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, इतना मुझे मालूम है। इजी टू कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, क्वेश्चन इजी है पर आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन कन्फ्यूजिंग मिलेंगे। जैसे अब इसी को पढ़ लो, एक स्वस्थ बच्चों की तुलना में कुपोषित बच्चों में संक्रमण से मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। और मुझे 100% याद आ रहा है कि ये प्रश्न मैंने किसी पेपर में दिया है, ठीक है। किसी भी, चाहे टीजीटी में देखा हो चाहे पीजीटी में। और ये 8th क्लास की बुक के फर्स्ट लेसन में दिया हुआ है कि स्वस्थ कैसे रहें, लेसन का नाम है, पाठ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रश्न मुझे पहले ही पेज पर मिल जाता है। अब बताइए आप कितने इम्पोर्टेंट है। अब इनमें क्या आपको ये ऑप्शन पता है कौन सा, जिसने ये क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, जिसे याद होगा वही दे सकता है। बताइए क्या प्रश्न का आंसर होगा, 8 गुना, 10 गुना, 15 गुना या 20 गुना। तो यहाँ पर होता है 8 गुना आंसर, ठीक है। यदि किसी बच्चे को कुपोषित मतलब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है,
तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो अंदर से कमज़ोर है। अंदर से कमज़ोर होगा तो उसके ऊपर कोई भी संक्रमण होगा, चाहे उसे सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो, उसमें क्या होगा, उसकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कमजोरी है शरीर में, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। अब क्या होगा, जो संक्रमण हुआ है उससे रोगों को उससे लड़ ही नहीं पाएगा, वो संक्रमण से वो लड़ नहीं पाएगा और उसकी 8 गुना और मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं है नए रोग से लड़ने की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्ताल्पता का कारण क्या है? अब आपको ये क्वेश्चन कितना इजी दिख रहा है, रक्ताल्पता, एनीमिया, कई बार पढ़ा होगा। अब इसमें से ऑप्शन देखिए आप, क्या रक्त का बह जाना रक्ताल्पता का सिर्फ कारण हो सकता है, या असंतोषजनक वातावरण भी हो सकता है क्या एनीमिया का कारण, या अशुद्ध वायु एवं सीलन भी हो सकता है कारण, या डी है उपर्युक्त सभी? और बस एक काम आप ज़रूर करें, कल मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी हुई, कल के वीडियो पर मुझे बहुत अच्छे कमेंट आए थे और सभी को दिल से धन्यवाद। और ऊपर वाले की कृपा से आज इलेक्शन भी आप जानते हो, वोटिंग खुल रही है, तो हो सकता है ये मेहरबान हो जाए, जल्दी पेपर करा दें, ठीक है? तो दुआएं हैं आप लोगों के साथ। लेकिन बस शिकायत एक ही है कि सब्सक्राइब करने वालों की कमी रही, सिर्फ एक व्यक्ति सब्सक्राइब करके गया, जबकि नए बच्चों के कमेंट्स आए थे कल। तो प्लीज़ बच्चों, हमें भी आप सपोर्ट करिए, हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ कराते रहेंगे। बेसिक क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे और डिफ़िकल्ट तो हम कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन होगा। कैसे भाई, रक्त का बह जाना भी एनीमिया का कारण है, ठीक है? और असंतोषजनक वातावरण में क्या होता है, जो होता है ना असंतोषजनक वातावरण में कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि या तो रोज़ रोज़ किसी के यहाँ कलह कलेश हो रही है, तो उसमें क्या होगा, वो रोज़ रोज़ ही उसका खाना टूटेगा, भाई टेंशन में नहीं खा पाएगा। आप जानते हो नई नवेली बहुएँ जो होती हैं अक्सर शादी से पहले बहुत अच्छी हष्ट पुष्ट होती हैं और शादी के बाद बहुत वीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई ससुराल वालों की ख्वाहिशें इतनी होती हैं कि भाई सबका वो टाइम टू टाइम करती रहें, सबको खिला के, काम सारा टाइम पे चाहिए लेकिन खाना वो सबसे बाद में खाएं, ठीक है? और मेहनत डबल हो जाती है, आप समझ ही सकते हो भाई, सारा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो काम वाली भाई आ जाती है ना, उसी को करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होने के चक्कर में क्या होता है, कई बार महिलाएं कमज़ोर हो जाती हैं और खून की कमी हो जाती है। अशुद्ध वायु एवं सीलन भी इसका कारण है, ठीक है? क्योंकि अशुद्ध वायु एवं सीलन वाला जो घर मकान होता है, आप उसमें देखना, उसमें भी चिड़चिड़ापन होता है लोगों में। आप एक अच्छे घर में चले जाना जो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है और रंगाई पुताई जिसमें अच्छी रहती है, और एक आप ऐसे सीलन भरे घर में चले जाना, तो आप वहाँ दोनों की घर की महिलाओं की बातों में आपको अंतर नज़र आएगा। उन लोगों की बातें नेगेटिव होंगी और आप इस तरीके के साफ़ सुथरे घर में जाओगे तो वो लोग थोड़ा पॉजिटिवली लगेंगे और फुर्तीले लगेंगे। ये नोटिस करना, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, ठीक है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और जब हर तरीके से निगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है वो लोग ठीक से खा पी नहीं पाते हैं, जो भी खाते पीते हैं उनके शरीर को नहीं लग पाता है, ठीक है? जो लोग अपने घर को सही नहीं रख सकते वो खाने पीने में भी लापरवाह हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है, ए है घेंघा, बी है रक्ताल्पता, सी है रतौंधी, डी है उपर्युक्त सभी। कुपोषण के कारण होने वाला रोग इनमें से कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो कुपोषण के कारण होने वाला रोग है वो ये तीनों ही हैं। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए सूखा रोग तो वो भी सही होगा आंसर। सूखा रोग को हम रिकेट्स भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। ओके, ये रिकेट्स जो होता है, सूखा रोग रिकेट्स, हालांकि रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, आपको ये भी पता होगा। तो ये जो सारे रोग हैं कुपोषण ही कहलाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी न्यूट्रिशन के अभाव में हमें ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ओके, देखो सूखा रोग को एक चीज़ ये सुन लीजिए, ये मेरी जो सूखा रोग है, ठीक है? सूखा रोग को के कई फैक्टर हैं, ऐसा नहीं है सूखा रोग किसी व्यक्ति को मैरास्मस है। क्यों मैरास्मस है? मान लो फैट की कमी है तो उसकी जो है हड्डियां आपको पता है दिखने लगती हैं, स्किन खराब हो जाती है, तो ये जो मैरास्मस है, ओके। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे किस चीज़ की, विटामिन डी की कमी की बात करेंगे, विटामिन डी की कमी की बात करेंगे, ओके। विटामिन डी के साथ साथ अभी हमने नाम लिया था किस चीज़ का, रिकेट्स, ठीक है? विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स होता है, ये भी आपको पता है। तो मतलब ये कोई भी शब्द दिया है तो सूखा रोग आप मान सकते हो। कैसे? कैल्शियम की कमी से भी सूखा रोग, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, कैल्शियम नहीं है शरीर में, फॉस्फोरस नहीं है, कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये चाहे कैल्शियम दिया हो, चाहे फॉस्फोरस दिया हो, चाहे विटामिन डी दिया हो, चाहे मरासमस दिया हो, इन तीनों चारों की कमी से सूखा रोग होता है, ठीक है? सूखा रोग इन तीनों चारों की कमी से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मुख्य रूप में
तो आपको ऑप्शन देख के बताना होगा कि मान लो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं निकल रहा है ना, फंस गए हो आप, तब आपको ये देखना होगा सबसे मतलब वहाँ पर क्या ऑप्शन ऐसा फंस रहा है जो आंसर हो सकता है। जैसे इन तीनों में एक पूछा जाए तो मेरास्मस को सीधे सीधे सूखा रोग कई बार कई बुक में लिखा हुआ मिला है, तो आप मेरास्मस टिक कर सकते हो। मान लो आपको 3 या 4 ऑप्शन दे दिए हैं, अब आप कंफ्यूज है इसमें कौन सा लगाया जाए, तो आप मेरास्मस लगा सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरास्मस खुल के लिखा हुआ है कई बुक में, इससे सूखा होता है। हालांकि इस 8th क्लास की बुक में ये सारे ऑप्शन सूखा रोग के अंतर्गत लिखे हुए हैं, ठीक है, 8th क्लास की बुक में। तो मेरे हिसाब से तो इनसे बेस्ट कोई बुक नहीं है। आप सारे इस क्वेश्चन पे विवाद भी डाल सकते हो अगर आयोग आपको फंसाता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ओके, इसीलिए इन बुक्स को पढ़ने का रीज़न ये भी है कि आपके एग्ज़ाम में अगर आयोग कोई ऑप्शन गलत कर दे तो आप जो डालते हैं ना हम लोग कि आपने आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, याचिकाएं वगैरह दायर करते, तो उस याचिका में आप क्या कर सकते हो, आपको ये वाले ऑप्शन दे सकते हो, और ये ऑप्शन आपके कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये सरकारी स्कूल की बुक्स हैं, ठीक है। तो रतौंधी रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ए है कॉर्निया, बी है रेटिना, सी है कोन्स, डी है इनमें से कोई नहीं। भाई आज बातें थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन मैं आपको ही एक्टिव बनाना चाह रही हूँ। कई बार हमारे लिए आंसर पता होता है ये गलत है, लेकिन हमने बुक्स नहीं पढ़ी हुई होती, हमने इधर उधर से तैयारी की होती, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि याचिका में, क्योंकि वहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना होता है, आपको बुक का फ़ोटो भी भेजना होता है कि देखो इस बुक में ये आंसर लिखा हुआ है, तो आप पढ़ोगे तभी तो आपको पता होगा कि हाँ किस बुक में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रेटिना यहाँ पर आपका आंसर होगा। रतौंधी रोग में अब आपको ये तो पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, लेकिन कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख प्रभावित होती है। आँख का भी कौन सा भाग प्रभावित होता है? रेटिना प्रभावित होता है। क्या होता है इसमें? अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता है, नॉर्मल से अंधेरे में, या फिर हम जब ऊपर किसी मतलब बाहर से कहीं से आए जहाँ धूप वगैरह काफ़ी थी और एकदम से अंधेरे में आ जाएं तो बाहर बिल्कुल ही ब्लाइंडनेस आ जाती है आंखों में आपकी। हालांकि आप ये नोटिस करोगे नॉर्मल कंडीशन में भी हमें विटामिन ए की इतनी ज़्यादा कमी भी नहीं होती है, तब भी हम धूप से अगर अंधेरे में जाते हैं तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन जब आपके लिए रतौंधी की प्रॉब्लम होगी उस समय और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएंगी। अब ऐसे में दिया है क्या मतलब क्या खाएँ जो आपका रतौंधी रोग ना हो, तो प्रतिदिन कम से कम प्रतिदिन कितनी 100 ग्राम हरी सब्जियाँ खाएँ, 100 ग्राम क्या करना है, हरी सब्जियां खाएं, आपको किसी को भी रतौंधी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, हालांकि मछली में के यकृत के तेल में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन हर कोई जो है आप जानते हो मांस मछली नहीं खाता है, ठीक है। तो 100 ग्राम अगर हरी सब्जी आप प्रतिदिन खाते हो तो भी विटामिन ए की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो कैरोटीन होगा ग्रीन वेजिटेबल्स में वो आपकी बॉडी में जाकर क्या होगा, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, तो आप क्या खा सकते हो, हरी सब्जियां तो बता दिया, सलाद भी उन्हीं का खा सकते हो, पीले और लाल फल खा सकते हो, पीले लाल फल, ओके, पीले लाल फल में आप जानते हैं कैरोटीन पाया जाता है, ओके, तो पीले लाल फल खा सकते हो, मक्खन खा सकते हो, घी अंडा खा सकते हो, दूध आदि भी पी सकते हो। तो इन चीज़ों को लेने से विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेलेग्रा किस प्रकार का रोग है? ए है आनुवंशिक रोग है, बी है त्वचा रोग है, सी है चर्म रोग है, डी है सूखा रोग है। पेलेग्रा किस प्रकार का रोग है, इनमें से बताइए। देखो त्वचा भी ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा, आपको आंसर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आंसर देना है। तो आप क्या कहोगे, डर्मेटाइटिस। भाई पेलेग्रा विटामिन B3 को कहते हैं, किसे कहते हैं, B3 से की कमी से होता है पेलेग्रा, ओके। और इसका विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटीनामाइड या निकोटीनिक एसिड, ठीक है, निकोटीनामाइड मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, निकोटीनामाइड, ओके। तो निकोटीनामाइड या निकोटेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा, और पेलेग्रा की कंडीशन में हम कहते हैं क्या हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, क्योंकि त्वचा वाली समस्या हो गई, डर्मेटाइटिस। और डर्मेटाइटिस को हिंदी में कहते हैं चर्म रोग, ठीक है, चर्म रोग। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन सी होगा, हालांकि त्वचा रोग भी कह सकते हैं। अब मैंने वही बात है भाई, ऑप्शन के हिसाब से ही तो आंसर देना होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निकोटीनिक एसिड पेलेग्रा का प्रमुख लक्षण है, क्या है? क्या जीभ सूख कर लाल पड़ जाती है, बी है कोहनी गर्दन व सूर्य के संपर्क में आने वाले अंगों पर तेज जलन व खुजली होती है, ओके,
तीसरा ऑप्शन है त्वचा का रंग उड़ जाता है, सी ऑप्शन त्वचा का रंग उड़ जाता है, और डी है निम्न में से सभी। अब आपको निकोटिनिक एसिड या पेलिग्रा के जो प्रमुख लक्षण हैं वो पढ़ लेने हैं। भाई ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे भी जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जीभ सूख जाती है, लाल पड़ जाती है। दूसरा, कोहनी, गर्दन व सूर के संपर्क में जो भी पार्ट शरीर का आता है उनमें तेज जलन और खुजली भी महसूस होती है। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पर त्वचा का रंग भी उड़ जाता है, और डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, निम्न में से सभी सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्या है। क्या सूखा रोग है, रिकेट्स है, सूखा रोग या रिकेट्स है, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई सूखा रोग और जो रिकेट्स है ये दोनों ही क्या विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग हैं। मुख्यतः पूछा जाए तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स ही क्या है, एक तरीके का सूखा रोग है। ओके, बढ़ें आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटीन की कमी से होने वाली प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं। क्या भूख की कमी हो जाती है व वृद्धि रुक जाती है, बी है शरीर में सूजन हो जाती है तथा त्वचा रूखी हो जाती है, सी है आंखें कमजोर व क्वाशियोरकर होना, डी है उपर्युक्त सभी। एक शब्द पे हमेशा ध्यान रखिएगा, त्वचा रूखी होती है लेकिन सूखी नहीं होती है। सूखी का मतलब सूखा नहीं होता है। किसमें, हम यहाँ पर जो प्रोटीन की कमी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी की बात नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस को बहुत अच्छे से पकड़ना, प्रोटीन की कमी की बात कर रहे हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर रूखी तो त्वचा हो सकती है पर सूखी या सूखा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें ओडिमा की कंडीशन देखी जाती है। ओडिमा में क्या होता है, शरीर में पानी भर जाता है, शरीर में पानी भरने की वजह से सूजन हो जाती है, और सूजन के होने की वजह से शरीर चिकना होता है। चिकना मतलब समझो मोटा मोटा लगता है। ओके, फूला फूला लगता है। तो स्किन तो छुओगे तो खुरदरी लगेगी, रूखी लगेगी आपको, लेकिन फूली हुई होगी तो आपको वो चमकती हुई सी लग सकती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये कि सूखा नहीं कह सकते आप उसको। क्यों, क्योंकि सूखा तो मेरास्मस में होता है। ओके, और तो मेरास्मस किसकी कमी से होता है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस को हमेशा बना के रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको आते आते गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से हम बात वही करेंगे क्या क्या होता है। भाई आंखें कमज़ोर होना, क्वाशियोरकर होना, ये भी सही है। शरीर में सूजन मतलब ओडिमा हो जाती है, त्वचा रूखी हो जाती है, भूख की कमी भी होती है, वृद्धि भी रुक जाती है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अब आप क्या पढ़ते हो सीधे, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर होता है। भाई ये सारी चीज़ें भी तो क्वाशियोरकर में भी देखी जाती हैं। तो ये सीधे ये तो पूछा है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि खाली क्वाशियोरकर होता है, ये सारी समस्याएं किसको होती हैं, ये भी तो प्रोटीन की कमी से होती है। तो ये यहाँ पर क्लियर मैं करती हुई चल रही हूँ। ये तरीका है क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन आंसर देखो कैसे मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर दुबला, कांतिहीन तथा त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर दुबला, कांतिहीन तथा त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। क्या क्वाशियोरकर में ऐसा होता है, घेंगा में होता है, मेरास्मस में होता है, या पेलिग्रा में होता है। दुबला, समझ गए, दुबला मतलब पतला है व्यक्ति। ठीक है, सूखा व्यक्ति है। ओके, कांतिहीन है, कांति खत्म हो गई है। क्यों, क्योंकि शरीर सूख गया है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं ना त्वचा पे, तो चमक तो खत्म हो गई। और हमने इस तरीके के शब्द क्वाशियोरकर में पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पर शब्द पढ़ रहे हैं हम लोग, दुबला हो गया, कांतिहीन हो गया मतलब चमक खत्म हो गई, त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ गई। तो इस किसकी बात है, ये बात होगी बच्चों मेरास्मस की। सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेरास्मस की ये बात होगी। ओके, हाँ, बात करें थोड़ा सा घेंगा की, क्वाशियोरकर की तो अभी हमने जस्ट बात की। ठीक है, क्या होता है घेंगा रोग में, थायराइड जो होता है, थायराइड ग्रंथियाँ यहाँ बढ़ जाती हैं। क्या समस्या होती है, थायराइड ग्रंथियाँ जो होती हैं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाता। क्या होता है, थायराइड ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं। गले में जो गलगंड, जो गले की ग्रंथियाँ होती हैं उनमें क्या होती है, सूजन आ जाती है, सूज जाती है, वो फूल जाती हैं। आपने देखा होगा गले में कुछ मतलब बड़ा सा लटकता हुआ सा वो घेंगा होता है। ठीक है, क्या होता है मतलब इसमें विकास बच्चे का, अगर आप इस समय प्रेगनेंसी की कंडीशन है तो जो बच्चा है पेट में उसका भी शारीरिक व मानसिक विकास जो है रुक जाएगा, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। ओके, आयोडीन की कमी को हम पूरा करने के लिए क्या खाते हैं, आयोडीन नमक
खाते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि थायराइड ग्रंथियों का वजन कितना होता है, तो 25 ग्राम होता है। अब घेंगा की कंडीशन में ये कितना बढ़ जाता है, तो 400 से लेकर ये 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है, 25 ग्राम वजन होता है थायराइड ग्रंथि का, लेकिन घेंगा ने क्या किया, घेंगा ने तो उसकी हालत ही ख़राब कर दी, इतना वजन बढ़ा दिया, 400 से लेकर 500 ग्राम तक वजन बढ़ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है, क्योंकि और प्रश्न आप जानते हो कई बार पूछे गए। पैलेग्रा की मैं बात ऊपर कर ही चुकी हूँ। ठीक है, तो हम बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिलान कीजिए एवं चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 है, विटामिन ए, एक तरफ रक्ताल्पता दिया है, तो एक तरफ आयोडीन है, दूसरी तरफ रतौंधी है। मतलब ऑप्शन को देख लीजिए, मैं समझाने की बोली। सूची 1 में विटामिन ए है, आयोडीन है, लौह है, विटामिन B3 है, और सूची 2 में रक्ताल्पता है, रतौंधी है, घेंगा है, पैलेग्रा है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये मतलब किसी का मोहताज नहीं, ये आंसर सभी को पता होगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। लौह की कमी से रक्ताल्पता होता है, और B3 की कमी से पैलेग्रा होता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा सही, 2 के बाद 3, फिर 1 और 4, 2 3 1, 2 ही एक मतलब एक ही में दिया है डी ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 3 1 4। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आयोडीन की कमी से घेंगा, लौह की कमी से एनीमिया, और विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग रहती है 60%, 65%, 70%, 75%। एक एक मैंने नंबर वो लिखा है जो कि आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 60% भी बताया गया है कि एग्ज़ाम में जल की मात्रा, 65 भी माना गया है, 70 भी माना गया है। ठीक है, और 75 भी माना गया है। लेकिन अब मैं कहूँगी कभी भी क्वेश्चन आए तो आप लगाना 75%। क्यों कह रही हूँ मैं, भाई ऑप्शन तो 3 4 देते हैं, आयोग का मन है कभी भी कुछ भी मान लेता है, लेकिन 70% लगाना। अब आयोग आंसर दे देता है कौन सा कि 65% सही होता है, 75, तो आप इसमें याचिका लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि आपकी क्लास 8 की SCERT की बुक में साफ साफ लिखा है कि जल की मात्रा 70% होती है। भाई मात्रा तो मैं मानती हूँ शरीर में एग्जैक्ट नहीं होती है। मान लो कोई व्यक्ति पानी कम पीता है, ठीक है, ज़्यादा खाने पीने पर रहता है या पानी उनी कम पीता है, तो उसके शरीर में आपको पता है 70% या 50% पानी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो होता है हम एक रेशियो लेकर चलते हैं, तो उस हिसाब से 70% माना है NCERT ने। तो आप इसको 70% आराम से लगा सकते हो। मैं कह रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पर याचिका लगाओ तो 8th क्लास की बुक का इस्तेमाल कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए 2 से 4 लीटर, 1 से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, 3 से 5 लीटर। तो कोई भी व्यक्ति है उसे कम से कम कितना पानी पीना चाहिए, 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति है 2 से 3 लीटर पानी उसे पीना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, नदी व तालाब के पानी का दूषित होना कारण है। ए है जानवरों का नहलाना, बी है कपड़े धुलना, सी है मलमूत्र का त्याग, डी है उपर्युक्त सभी। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कारखाने से निकलने वाले जो रासायनिक अपशिष्ट होते हैं, रासायनिक जो पदार्थ होते हैं जो कारखानों से सीधे नदियों में मिला दिए जाते हैं। ठीक है, खेतों में जो दवाइयाँ लगाई जाती हैं वो भी क्या होता है, बारिश होने पर नदी तालाब में बहकर चली जाती हैं दवाइयाँ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। तो ये तीन ऑप्शन तो सही है ही हैं। बकाया भी मैंने जो कहा कारखाने भी कारण है। ठीक है, कारखाने भी कारण है पानी को दूषित करने का। कृषि कार्य जो होते हैं, कृषि कार्य मतलब कृषि में जो दवाइयाँ वगैरह उपयोग की जाती, ये भी नदी व तालाब के पानी को दूषित कर देती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, संपूर्ण भारत में पाए जाने वाले विभिन्न बीमारियों में लगभग 10% बीमारियाँ केवल अशुद्ध पानी के पीने पर होती हैं। ठीक है, जो हमारा देश है उसमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन इसमें 1% आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा परसेंट है जो सिर्फ अशुद्ध पानी के कारण फैलने वाली बीमारियों के अंतर्गत आता है। क्या 20%, 40%, 60% या 80%? तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन जो करेक्ट होगा बी, सी जो 40% है वो वाला ऑप्शन। ठीक है, बी जो है 40% वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 40% जो है बीमारियाँ केवल और केवल अशुद्ध पानी के पीने के कारण होती हैं। ओके, 70 लाख से अधिक बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ हर साल कुपोषण से मर जाते हैं। 70 लाख से, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये 8th क्लास की बुक कह रही है। क्वेश्चन नंबर 15, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, अम्लीय ऑक्साइड,
क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय व क्षारीय ऑक्साइड, निम्न में से कोई नहीं। अब इस ऑप्शन पे चले मत जाना, क्योंकि कोई चीज़ या तो अम्लीय हो सकती है या क्षारीय हो सकती है, दोनों कैसे हो सकती है, ठीक है। ये जो गैस है एक तरीके की कैसी अम्लीय गैस है, ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा इसका, ठीक है। एक तरीके की अम्लीय गैस है, अम्लीय गैस है। और ये करती क्या है, ये हमारी त्वचा को, ठीक है, त्वचा को और फेफड़ों को प्रभावित करती है, त्वचा और फेफड़ों को प्रभावित करती है, ठीक है। गंदे पानी में अगर आपसे पूछा जाए जो दूषित जल होता है उसमें क्या क्या उपलब्ध होता है, कौन कौन से कृमि उपलब्ध होते हैं, तो एक तो गोल कृमि होते हैं, ठीक है, गोल कृमि पाए जाते हैं, और दूसरे फीता कृमि। दूषित पानी में ये कृमि पाए जाते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, पानी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारी पाचन क्रिया है, ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं जो होता है उनमें ये इफेक्ट डालता है, शरीर का तापमान खराब कर देगा, ओके। तो मतलब जो भी चीज़ें पॉजिटिव हैं जल को लेकर वो सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, कैसी है, अम्लीय गैस है। क्या करती है ये, त्वचा और फेफड़ों को हमारे नुकसान पहुंचाती है, ओके। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है कब होती है, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, खासतौर से जैसे ईंधन जलाते हैं, ओके, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन इसके साथ साथ एक गैस और बनती है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी क्या है, एक विषैली गैस है, और विषैली गैस होने की वजह से यह क्या करता है, दम घोटने का काम या मिचली होना, ये सारी समस्याएं, इतनी ज़्यादा दम घुट जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है यदि हमारे वातावरण में मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो, ठीक है। और क्या होगा, अशुद्ध वायु में जो समस्याएं होती हैं उसमें हृदय की धड़कन भी प्रभावित होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही जो कोयला और पेट्रोल होता है इसमें गंधक होता है, और जो गंधक होता है, ये जो गंधक को आप जानते हो सल्फर कहते हैं, गंधक को क्या कहते हैं, सल्फर कहते हैं। तो ये सल्फर जो होता है यही सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर हमारे फेफड़ों और त्वचा को प्रभावित करता है, क्योंकि ये अम्लीय पदार्थ है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, वाहनों में निकलने वाले धुएं में कौन सा प्रदूषक पाया जाता है, क्या शीशा है, या बी है हाइड्रोकार्बन है, या सी है ए बा बी दोनों, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बा बी दोनों। जो वाहनों में निकलने वाला धुआं होता है उसमें शीशा भी पाया जाता है और हाइड्रोकार्बन भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ए है एस्कॉर्बिक एसिड, बी है स्कर्बी, सी है पायरिया, डी है कैरीज, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और आपको एक रटा रटाया आंसर मिलता है कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्बी की कमी, सॉरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी की समस्या होती है। और स्कर्बी एक दांतों की समस्या है, सॉरी, दांतों की समस्या है, किसकी, दांतों की समस्या है। लेकिन जब ये समस्या गंभीर होती है तो ये पायरिया में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। पायरिया में क्या होता है, हमारे दांतों से दांत के जो मसूड़े होते हैं उसमें ब्लड आने लगता है, और स्कर्बी में भी सेम ही समस्या होती है, जो आपके मसूड़े हैं वो फूल जाएंगे, उनसे ब्लड आने लगेगा, ठीक है। और कैरीज भी क्या होता है, दांतों में पाया जाता है। तो जो कैरीज होते हैं इसके कई कारण माने जाते हैं, लेकिन ये भी माना जाता है कि जो विटामिन सी की कमी होती है उसकी वजह से भी कैरीज होता है, ठीक है। कैरीज के और भी कई कारण हैं, जैसे कैल्शियम की कमी से ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो समस्याएं हैं सारी दांतों से संबंधित ही लिखी हैं। स्कर्बी भी दांतों की समस्या है, पायरिया भी दांतों की समस्या है, कैरीज भी दांतों की समस्या है। इतना तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, रासायनिक नाम पूछा था, तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन ए की कमी से होने वाली समस्याओं में शामिल है, ए है त्वचा का स्वस्थ होना व रतौंधी, बी है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, सी है आँखों की पलकों पर सूजन, डी है निम्न में से सभी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाली समस्याओं में क्या क्या शामिल है भाई, त्वचा का स्वस्थ होना व रतौंधी, मतलब ए ऑप्शन भी सही है, त्वचा का स्वस्थ ना होना होगा यहाँ पर, त्वचा का अस्वस्थ होना या फिर त्वचा का स्वस्थ ना होना, व रतौंधी बिल्कुल सही है। शरीर में रोग प्रतिरोधक, यहाँ पर या तो ना लगा लेना, ठीक है, ना होना, ओके।
शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आँखों की पलकों पर सूजन हो जाती है, ये भी चीज़ सही है। तो ये सारी समस्याएं भाई रतौंधी ही मत याद रखो, और भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं विटामिन की ए की कमी से, और जिस वजह से रतौंधी हो रही है भाई। तो आँखों की पलकों पर सूजन हो रही है, रतौंधी का लक्षण है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना, ये भी विटामिन ए की कमी का लक्षण माना जाता है। और त्वचा अस्वस्थ हो जाएगी, ये भी विटामिन ए की कमी का लक्षण है। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बात करेंगे विटामिन बी3 का प्रमुख स्रोत है। ए मछली का यकृत, बी है खमीर व हरी सब्जियां, सी है छिलकेदार अनाज, डी है मूंगफली। तो मछली का यकृत आप जानते हो विटामिन ए में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, विटामिन ए। और ये बात और है कि भाई ऐसा तो नहीं है मछली में खाली या उसके यकृत में खाली विटामिन ए ही मिलता है, और भी चीज़ें मिलती हैं, और भी तत्व, लेकिन विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो आँखों के लिए क्या है, कहते हैं मछली का तेल, मछली के यकृत का तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। खमीर और हरी सब्जियां जो हैं यहाँ पर आंसर होगा। खास तौर से विटामिन बी3 जिसका रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड है, कमी से पहले क्या रोग होता है, इसमें आप खमीर दे सकते हो। खमीर विटामिन बी3 का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जो आपकी छिलकेदार अनाज सी ऑप्शन दिया है, ये विटामिन बी कोई भी है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी चाहे राइबोफ्लेविन है खासतौर से, तो उसके लिए ये छिलकेदार अनाज बहुत फ़ायदेमंद है। अगर मूंगफली और सोयाबीन की बात करें किसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये बी12 का रासायनिक नाम है क्या, साइनोकोबाल्मिन, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसमें मूंगफली का तेल और सोयाबीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कार्य है। ए है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, बी है शरीर की वृद्धि व विकास करना, सी है भोजन का पाचन व शरीर ताप को संतुलित करना, डी है निम्न में से सभी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसका कार्य क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर सभी काम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप जानते हो विटामिन बी के मतलब एक क्या है, ग्रुप है बी का। ठीक है, जिसमें विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, कहीं कहीं बी4 दिया है, कहीं कहीं नहीं भी दिया है। ठीक है, तो बी6 है, बी7 है, ये सारी चीज़ें क्या है, बी9 है, बी12 है, ये सब क्या है, ग्रुप है, एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उसे इसीलिए कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है, फैलिक्विनोन है, कैल्सीफेरॉल है, उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हो विटामिन के के रासायनिक मतलब विटामिन के का रासायनिक नाम हम पूछ रहे हैं आपसे, तो यहाँ पर आंसर होगा फाइलोक्विनोन। क्या होगा, फाइलोक्विनोन या फेलिक्विनोन भी कह सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। टोकोफेरॉल आप जानते हो किसका रासायनिक नाम है, टोकोफेरॉल किसका नाम है, ए ऑप्शन का विटामिन ई का। ठीक है, विटामिन ई का क्या नाम है, विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरॉल नाम है। अब बात करेंगे कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, तो ये विटामिन डी का नाम है। विटामिन डी को क्या कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल। और फैलिक्विनोन किसे कहते हैं, विटामिन के को कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी जो होता है 50% किससे प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ओके, उसके बाद 50% सूर्य की किरणों से आप प्राप्त करते हो। ये हमारे शरीर में ही होता है, बस क्या है त्वचा में ये होता है, जब हमारे ऊपर शरीर की किरणें पड़ती हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद अगर खाद्य पदार्थ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, सूर्य की किरणों के अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो मछली है, दूध है, ठीक है, दही है, मक्खन है, ओके, अंडा है, मांस, इन चीज़ों में विटामिन डी आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करें किसकी, हम टोकोफेरॉल विटामिन ई की बात अगर करें तो ये भी मांस, मछली, अंडा है, जो दूध है, मेवा है, गेहूं है, भूसी है, अंकुरित अनाज है, फल है, सब्जी है, घी है, इनमें मतलब इनके लिए सही है। संतान उत्पन्न करने की शक्ति इनसे हमें मिलती है। और प्रजनन या संतान उत्पन्न करने की शक्ति में कमी हो जाती है कब, जब विटामिन ई की कमी होती है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, क्या है, फैलिक्विनोन विटामिन ए का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन के सहायक है रक्त जमाने में,
पाचन क्रिया में सहायक केवल ए सही है या ए व बी दोनों सही है। इस क्वेश्चन में भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है, पर यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। विटामिन के जो है होता है रक्त जमाने में भी सहायक है और पाचन क्रिया में भी सहायक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन डी के कार्य बताने हैं। क्या कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के अवशोषण में सहायक है? बिल्कुल। दांत एवं हड्डियों को मजबूत बनाते हैं? बिल्कुल। रक्त की क्षारीय मात्रा को नियंत्रित करते हैं? ये भी सही है। और डी, क्योंकि रक्त जो होता है कैसा होता है, 7.4 होता है पीएच। क्या होता है, 7.4 होता है, मतलब हल्का क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, और ये इतना ही बना रहे इसके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो 7.4 यहाँ पर क्या होता है, रक्त का पीएच होता है। किसका पीएच होता है, रक्त का पीएच होता है। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। और ये हल्का क्षारीय है क्योंकि 7 उदासीन होता है, 0.4 ज़्यादा मतलब हल्का क्षारीय है। और इससे 7 से इधर क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ओके, और 7 के बाद कितने कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे 7.4 है, मतलब हल्का क्षारीय है रक्त, और इसकी मात्रा ये हल्की क्षारीय है, इसको नियंत्रित करता है विटामिन डी। तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे कार्य विटामिन डी के हैं। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, आयोडीन सहायक है। ए है थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से चलाने में। बी है शरीर में कैल्शियम एवं वसा का उचित उपयोग कराने में। सी है त्वचा, बाल एवं नाखून को स्वस्थ बनाने में। डी है निम्न में से सभी। इसमें क्वेश्चन बेशक आपके न्यूट्रिशन साइंस से जुड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन मैं इसको हेल्थ साइंस में ही डालूंगी, क्योंकि हेल्थ साइंस में भी ये मतलब ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई हैं आपके। तो मैं इसको उसी में कन्वर्ट करूँ, उसी में लगाऊंगी, उसी प्लेलिस्ट में लगाऊंगी, आप देख लेना। ओके, तो थायराइड ग्रंथियों को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायक है। शरीर में कैल्शियम व वसा का उचित उपयोग भी कराता है क्या, आयोडीन, ठीक है। और त्वचा, बाल एवं नाखून को स्वस्थ बनाने में भी आयोडीन सहायक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आयरन की कमी से होने वाली हानियां हैं। रक्त की कमी, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, शरीर कमजोर व पीला पड़ जाना। यहाँ पे भी डी ऑप्शन सही होगा। ओके, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैं जल्दी कर रही थी। अगर आपको लगता है क्लास में हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो चीज़ें स्किप कर दिया करो, जो आपके समझने सुनने वाली हैं उन्हें सुन लिया करो। हालांकि मैं कोशिश यही करती हूँ, मैं ज़्यादा फालतू कोई घर परिवार की बातें करती नहीं हूँ, कोई समस्या होती है तब करती हूँ, नहीं तो आपसे मैं क्लास की बातें करती हूँ और थोड़ी जानकारी वाली चीज़ें भी होती हैं। ओके, तो चलो जो भी है, क्लास कैसी लगी बताना नहीं भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।